वेल्डेड जॉइंट का एक प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं, इसके बाद हम लोग स्प्रिंग्स और बियरिंग्स करेंगे तो आज खत्म हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से दिस इज आवर प्लेट, दिस इज आवर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्डेड, यहाँ पे वेल्डेड है, तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और ये कोई प्लेट पार्ट है। ओके, तो इसमें और 50 किलो न्यूटन यहाँ पे ऐसे लग रहा है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका विड्थ है 100 mm, this width is 100 mm, thickness is 10 mm। ठीक है, थिकनेस 10 mm है, ये वेल्डेड है, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड से वेल्डेड है। ठीक है, 50 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 94 मेगापास्कल। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें निकालना है। ठीक है, तो कोशिश करो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कोई आइडिया नहीं है क्या? हाँ सर, वो फॉर्मूला सिग्मा टी, सिग्मा इंटू एल इंटू टी इक्वल्स टू पी। सिग्मा इज इक्वल्स टू, हाँ ये यहाँ पे सिग्मा क्या है, पी क्या है, एल क्या है? हाँ, पी तो 50 है, पी 50 होगा एल क्या? पी 50 होगा ना? सोचो, गलत है वो। ठीक है, ये प्लेट देखो, ये प्लेट ऐसा है, ये वाला, तो यहाँ पे अगर 50 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, तो ये दोनों वेल्ड मिलके 50 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करेगा ना। हाँ सॉरी सर, 25 होगा क्या? यहाँ पे हाँ। P1, यहाँ पे P2। ठीक है, तो P1 इक्वल्स टू P2 होगा, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो P1 इक्वल्स टू P2 है, इक्विवेलेंट सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू P/2, तो 50 की जगह कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन। ठीक है, 25 किलो न्यूटन हो जाएगा लोड। अब लोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ शियर स्ट्रेस इंटू थिकनेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस इंटू क्या हो जाएगा, अलाउेबल इंटू वेल्ड लेंथ, वेल्ड लेंथ ये L इंटू थ्रोट एरिया। ठीक है ना, थ्रोट एरिया, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम पैरेलल फिलेट में मैक्सिमम थ्रोट एरिया में शियर स्ट्रेस होता है, ये कल डिस्कस किया था। दिस शुड बी इक्वल टू अलाउेबल लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जा रहा है, 94, वेल्ड लेंथ निकालना है, और थ्रोट एरिया कितना हो जाएगा, थ्रोट एरिया एच, 10 मिलीमीटर। कैसे 10 मिलीमीटर, एच कॉस 45 डिग्री कल डिस्कस किया था ना, हाँ हाँ सॉरी। एच कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री या फिर साइन 45 डिग्री क्या होगा? ठीक है, या ये एच ले लो, ये थिकनेस ऑफ द, इस प्लेट का जितना थिकनेस होगा उतना ही तो वेल्ड होगा, वेल्ड लेंथ, वेल्ड का लेग लेंथ भी तो उतना ही होगा। ठीक है ना, इस प्लेट का जितना थिकनेस होगा उतना ही तो, लेट्स से ये यहाँ पे ऐसा थिकनेस है, तो वेल्डिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से लेके ऐसे नीचे तक आएगा ना, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, तो लेग लेंथ क्या होता है, वेल्ड का लेग लेंथ हम लोग ऐसा अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो ये और ये बराबर रहता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है प्लेट के थिकनेस के बराबर है यहाँ पे, और ये वाला भी इसके बराबर होगा, तो दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो एच। थ्रोट एरिया कौन सा है, थ्रोट एरिया ये वाला है। ठीक है, थ्रोट एरिया ये वाला है, तो अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं थीटा, ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉस 45 डिग्री, या फिर अगर ये एंगल लेते हैं थीटा तो हो जाएगा एच साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने एच कॉस 45 डिग्री लिया है, तो मतलब हमने ये एंगल लिया है। ठीक है, एच कॉस 45 डिग्री, तो इसमें से अननोन क्या है, एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94 इंटू एल, एच कितना है
10 cos 48 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, वेल्ड लेंथ कितना है वो निकाल लो। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। हाँ, निकालो कितना आ रहा है। 37.6 39 मिलीमीटर, 37.6 मिलीमीटर। 37.6 मिलीमीटर। देखते हैं, हाँ। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन 23। हाँ, 37.63 मिलीमीटर करेक्ट है। ठीक है, 37.63 मिलीमीटर करेक्ट है। इसमें और 15 एक्स्ट्रा वेल्ड के लिए जोड़ना है। ठीक है, वो जोड़ के दिया गया है टोटल। ठीक है, 37.6 इज करेक्ट। उसके साथ 15 और एक्स्ट्रा स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए जोड़ना होता है। ठीक है, 15 तो टोटल 52.62 आएगा। ठीक, सर मतलब हर लेंथ का लेंथ लेंथ फाइंड करने का निकालने के सम बाद 15 है। लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे 37 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 37.62 आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डिजाइन लेंथ। ये डिजाइन लेंथ करने के बाद ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है कि डिजाइन लेंथ होने के बाद और 15 स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए रखना पड़ता है। मतलब इधर 7, 7.5, इधर 7.5, ऐसा 15 स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए रखना होता है। तो टोटल वेल्ड लेंथ कितना हो जाएगा, वो एम्पिरिकल है। ठीक है, होपफुली गेट के एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगा तो वो लोग बता के देंगे। लेकिन ये 15 इज एम्पिरिकल। स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, वेल्ड स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए होता है। वो जगह हम लोग अकाउंट में लेंगे, वो डिजाइन के लिए नहीं लेते हैं वो जगह, और एंडिंग के लिए भी, और ऐसा थोड़ा सा दोनों मिला के 15 एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। अगर गेट में ऐसा कुछ लेना है 15 तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, डिजाइन लेंथ इज दिस। ठीक है ना, कुछ डाउट है क्या? √2 हाँ, 37.62, यस, 37.62 प्लस 15। ये 15 एक्स्ट्रा एम्पिरिकल है, वो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए जोड़ना है। ओके, कितना आ रहा है ये आंसर? 37। हाँ सर सेम 37.61 आ रहा मतलब। हाँ, तो 52.62 के आसपास आएगा टोटल। टोटल लेंथ विल बी 52.62, इतने के आसपास आएगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इस प्रॉब्लम में, और कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंग्स का। तुम लोग बाकी प्रैक्टिस करो। इन केस अगर वेल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ टेक्स्ट करके, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है ना, तो हम लोग स्प्रिंग्स स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग्स, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स ही सिलेबस में है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है। तो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके का कॉइल्ड स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग में इस तरीके का कॉइल्ड रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ देम। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, इसके यहाँ पे ये सेंटर लाइन जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सिस।
ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एक्सिस। तो इसमें ये जो वायर है, इस वायर का लेट्स से क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। इन जनरल हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ही बात करेंगे। तो ये वायर का जो डायमीटर है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए वायर डायमीटर। ठीक है, वायर डाया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए वायर डाया। अब देखो इसका जो एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ये जो डायमीटर है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए आउटर डाया, कैपिटल डी ओ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द आउटर डाया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए आउटर डाया। अब देखो इसके यहाँ पे कुछ वायर डायमीटर हट जाएगा यहां से, यहाँ पे कुछ वायर डायमीटर होगा, तो वायर डायमीटर के अंदर, और यहाँ पे भी कुछ वायर डायमीटर होगा, तो वायर डायमीटर के अंदर ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा इनर डाया। ठीक है, ये हो गया इनर डाया, जिससे डी आई। तो डी आई हो गया हमारा इनर डाया। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल डी को बोलेंगे मीन कॉइल डायमीटर। इसको लिखेंगे डी आई प्लस डी ओ बाई 2। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डाया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीन कॉइल डाया। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, स्प्रिंग इंडेक्स हो गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या सिग्निफाई करता है? स्प्रिंग इंडेक्स सिग्निफाई करता है कि ये कितना कर्वेचर का शार्पनेस है। ये स्प्रिंग इंडेक्स सिग्निफाई करता है इस कर्व, ये जो कर्व हो रहा है इस कर्व का शार्पनेस कितना है। अगर ये स्प्रिंग इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे मोर देन 15, ठीक है ना, कैपिटल डी, इसका मतलब क्या है, कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल डी, या फिर स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, या फिर ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सी इज वेरी वेरी लेस देन लेट्स से 3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कैपिटल डी क्या है, बहुत स्मॉल है कंपेयर टू स्मॉल डी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, कैपिटल डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ कर्वेचर। मतलब स्प्रिंग का ये मीन कॉइल डायमीटर छोटा है, दैट मीन्स छोटे डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा टर्न लेना पड़ेगा। एक स्ट्रेट वायर को अगर स्प्रिंग बनाना है, एक छोटे ही डायमीटर को लेके इस पे बहुत ज्यादा टर्न्स देने पड़ेंगे। ओके, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा टाइप ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें अमाउंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। So this represents a very high amount of stresses. This is one of the disadvantage. C less than 3 मतलब क्या है, बहुत हाई कर्वेचर है। ओके, वेरी हाई कर्वेचर। ओके, और ये C ग्रेटर देन ये 15, इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्प्रिंग का डायमीटर इतना बड़ा हो गया कंपेयर टू दिस वायर, सो इट कैन बकल। ओके, इट कैन बकल, स्प्रिंग का भी बकल हो सकता है। ओके, सो these are the basically limitations. तो जनरली स्प्रिंग इंडेक्स हम लोग क्या चूज करेंगे, 3 to 15 के बीच में ही चूज करेंगे। ओके, तो मोस्टली स्प्रिंग डिजाइन के लिए 6 to 9 के बीच में स्प्रिंग इंडेक्स चूज किया जाता है। ओके, स्प्रिंग डिजाइन के लिए मोस्टली 6 to 9 के बीच में चूज किया जाएगा। ओके, स्प्रिंग इंडेक्स विल बी चोजन बिटवीन 6 to 9। ओके, अब देखो इसमें 3-4 और टर्मिनोलॉजीज हैं, वो पहले बता देते हैं। पहला तो हो गया फ्री लेंथ। क्या है फ्री लेंथ? फ्री लेंथ, फ्री लेंथ मतलब हो गया है टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना, एकदम टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विदाउट एनी लोड, विदाउट एनीथिंग, हो गया टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एक हो गया कॉम्प्रेस्ड लेंथ।
कॉम्प्रेस्ड लेंथ का मतलब क्या है, स्प्रिंग पे अगर लोड लगाने के बाद स्प्रिंग थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, स्प्रिंग थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने के बाद जो लेंथ है वो उसको कहा जाता है कॉम्प्रेस्ड लेंथ आफ्टर अप्लाइंग लोड, आफ्टर अप्लाइंग लोड लेंथ, लेंथ आफ्टर अप्लाइंग लोड, ये हो गया कॉम्प्रेस्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ मतलब क्या है, देखो स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते हम कुछ ऐसा कंप्रेस कर दे कि सारे वायर डायमीटर्स एक दूसरे को टच कर जाए, जैसे कि मान लो ये हो गया, ये वायर डायमीटर हो गया एक, ठीक है, इसके ऊपर और एक ऐसा हो गया, इसके ऊपर ऐसा हो गया, इसके ऊपर ऐसा हो गया, मतलब ऐसा ये सारे वायर जो है एक दूसरे को टच कर चुके हैं। अब ये फर्दर और कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये इसके वायर डायमीटर्स, ठीक है ना, ये हमारे कॉइल्स हैं जिसको हमने कंप्रेस करके पूरा एक दूसरे को टच करवा दिया। अब इस तरीके से टच हो गया है, अब ये वायर डायमीटर्स एक दूसरे को टच कर चुके हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में स्प्रिंग और फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता। अब जो टोटल लेंथ होगा इसको हम कहते हैं सॉलिड लेंथ। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सॉलिड लेंथ। ठीक है, अब देखो कंप्रेस्ड लेंथ होने के बाद, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद दो पर्टिकुलर वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाता है एक्सियल गैप, ठीक है ना, उसको कहा जाता है एक्सियल गैप। ओके, अब ये अगर बिना कंप्रेस किए फ्री लेंथ पे हम लोग इसी चीज को नापेंगे, इसको कहा जाता है पिच। कंप्रेस्ड लेंथ पे नापेंगे तो एक्सियल गैप, फ्री लेंथ पे नापेंगे तो पिच। ओके, अब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं स्प्रिंग का। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके, लिख लो। नेक्स्ट हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो एनालिसिस के लिए हम क्या ये करते हैं, देखो इनिशियली यहाँ पे स्प्रिंग कुछ इस तरीके का है, जैसे स्प्रिंग कुछ इस तरीके का है, ये हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये अगर स्प्रिंग का कोई पार्ट है तो इस पे जब हम लोडिंग लगाते हैं, तो हम लोग जब लोडिंग लगाते हैं इसमें स्प्रिंग पे, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लोडिंग जो होता है वो मिड पॉइंट पे, मिड के एक्सिस पे अलोंग होता है। ओके, मिड एक्सिस पे इस तरीके से लोडिंग हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग का ये जो है ये पार्ट कुछ इस तरीके का कॉइल्ड है, ठीक है ना, इस तरीके का कॉइल्ड है। तो इस कॉइल का एंड सर्कल के पेरीफेरी में खत्म होगा, लेकिन जो जब हम लोड लगाते हैं तो सर्कल के पेरीफेरी पे नहीं लगाते, हम थ्रू आउट लोड लगाते हैं। तो उस लोड को हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है ये लोड,
ठीक है, ये लोड सेंटर एक्सिस से लेट से पास हो रहा है। ठीक है, ये लोड अभी हमारा सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है। तो अगर ये लोड सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है तो हम इसको अनवाइंड अगर करेंगे सो दिस विल बी लाइक ए स्ट्रेट वायर। ठीक है ना, दिस विल बी लाइक ए स्ट्रेट वायर। इस पूरे स्प्रिंग को अगर हम अनवाइंड करते हैं सो दिस विल बी लाइक ए स्ट्रेट बार। ठीक है ना, दिस विल बी लाइक ए स्ट्रेट बार इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रेट बार हो जाएगा। और इस बार का लेंथ कितना होगा, लेट्स से इस पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इस पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो एक टर्न का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। यहाँ से लेके घूम के यहाँ तक आने के लिए पाई डी, पाई इंटू मीन कॉइल डायमीटर इज द लेंथ, एक टर्न का लेंथ। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इस वायर का, टोटल लेंथ इज पाई इंटू कैपिटल डी इंटू एन, दिस इज द टोटल लेंथ। पाई इंटू कैपिटल डी इंटू एन, दिस इज द टोटल लेंथ। अब देखो इस बार पे अगर हम लोग सेंटर पे लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। को कैसे डायग्राम करके ड्रॉ करें, इसको डायग्राम ड्रॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे एज्यूम करो कि एज्यूम दिस इज वन ऑफ द पार्ट वेयर दिस पार्ट, ये पार्ट जो है ये बोर्ड के बाहर है, मतलब ये सेंटर लाइन एक्सिस है और दिस इज ए सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सिस्टम। ऐसा एज्यूम करो ये सिलेंडर की तरह इस तरीके का है। ठीक है, तो इसके हम लोग पेरीफेरी में अगर लोड लगा सकते थे तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते, बट एक्चुअली हम लोग लोड सेंटर से लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव टू शिफ्ट इट टू द पेरीफेरी, राइट। तो वी हैव टू शिफ्ट इट टू द पेरीफेरी। ये कुछ ये इसको एज्यूम करो कि इस तरीके का सेंटर है, लाइक सिलेंडर है इस तरीके का, और सिलेंडर के एक्सिस के थ्रू लोड लग रहा है। तो सिलेंडर के एक्सिस के थ्रू लोड लग रहा है और वो लोड को अगर हमें ट्रांसफर करना है मटेरियल पे तो क्या करना पड़ेगा, तो दिस विल बी लाइक ए ओके, इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे। टॉप व्यू से देखेंगे तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके का है, राइट। दिस इज द एंड, लेट्स से एज्यूम करो कि दिस इज द एंड, दिस पार्ट इज द एंड। लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है, लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो हम लोग क्या क्या ले लेंगे, लेट्स से यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और इस एलिमेंट के थ्रू लोड हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस एलिमेंट के थ्रू लोड हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस बार पे अगर आ जाए तो इसको हम अनवाइंड करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस पे अगर हम लोग लोडिंग ऐसे लगा रहे हैं, इस तरीके का है। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? हाँ सर। देखो एज्यूम करो कि ये टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में यहाँ पे मटेरियल है, राइट, यहाँ पे मटेरियल है। एज्यूम करो इस मटेरियल के साथ हमने कुछ ऐसा एक एलिमेंट लगा दिया जिसके साथ जिसपे यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लोड हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते हैं। जब ये सर्विस पे स्प्रिंग रहेगा लोड हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं लगाते हैं, लोड हम लोग थ्रू आउट ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोड लगाते हैं। तो उस लोड का इक्विवेलेंट लोड क्या होगा, थ्रू आउट द थ्रू सेंटर होगा। ऐसे अगर हम लोड लगा रहे हैं उसका इक्विवेलेंट लोड थ्रू सेंटर होगा, और वो सेंटर से यहाँ पे मटेरियल पे फिर लोड पास कैसे होगा, तो उसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट ऐसे हमने अटैच कर दिया जिसकी वजह से ये लोड ट्रांसफर हो रहा है टू द स्प्रिंग मटेरियल। ठीक है, ये समझ जाओ। अब क्या है, अब समझो हम लोग अगर इस चीज को यहाँ से विजुअलाइज करते हैं। अब इसको यहाँ से विजुअलाइज करो। ठीक है ना, अब हमने लोड यहाँ पे अगर ट्रांसफर हमें करना है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, ये वाला लोड पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा, साथ में एक मोमेंट भी आएगा, राइट। ये वाला लोड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, साथ में एक ऐसा मोमेंट भी आएगा, राइट। वो मोमेंट भी आएगा। तो वायर डायमीटर तो यहाँ पे मोमेंट जैसा आ रहा है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट टू द वायर डायमीटर, क्योंकि वायर डायमीटर का क्रॉस सेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी इस तरीके का आएगा, राइट। अगर हमारा ये मोमेंट है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्टिंग मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। सॉरी, ये डायरेक्शन नहीं, उल्टा आएगा। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट ऑफ द मोमेंट। अगर मैं लोड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले रहा हूँ तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, राइट। ये दिस शुड बी द डायरेक्शन आर प्रोसेस, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये लोड क्रॉस जो है, ये लोड को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे लोड प्लस एक ट्विस्टिंग मोमेंट ये रहेगा। लोड अगर हमने पी लगाया तो पी लोड को यहाँ से यहाँ तक हम ले गए,
तो ये P रह गया। अब क्या हो गया, साथ ही साथ में इस P लोड यहाँ से यहाँ तक जब हमने शिफ्ट किया तो एक मोमेंट आएगा ना, इक्विवेलेंट मोमेंट आएगा ना, सो दैट मोमेंट इज लेट्स से T। ठीक है, वो T का डायरेक्शन देखो क्या है, इस तरीके का है, राइट, इस तरीके का है। तो थंब गिव्स द डायरेक्शन। तो ये अगर थंब का डायरेक्शन है तो यहाँ पे वायर डायमीटर भी तो इस तरीके का है कुछ। वायर डायमीटर का वायर जो डायमीटर है यहाँ पे उसका एक्सिस भी तो इस तरीके का है, राइट। एट दिस पॉइंट वायर डायमीटर कुछ इस तरीके का गया हुआ है ना। तो वायर डायमीटर का एक्सिस और मोमेंट का एक्सिस सेम डायरेक्शन पे है। इसका मतलब क्या है, वायर पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। ओके, इतना अगर क्लियर है तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, P टाइम्स ऑफ ये डिस्टेंस कितना है, मीन कॉइल डायमीटर बाई 2, मीन कॉइल डायमीटर बाई 2, ये हो जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड, P इंटू डी बाई 2। तो उसी का इक्विवेलेंट डायग्राम ये है। इस स्प्रिंग वायर का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, इस L के बराबर, और लोडिंग हो जाएगा ये P है, तो इसको हम शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P के साथ साथ एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा, P अपार्ट फ्रॉम P देयर इज ए T विच इज PD बाई 2। ठीक है, तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेसेस कितने आते हैं, टाउ इक्वल्स टू हमें पता है 16T बाई पाई डी क्यूब, राइट। एक शाफ्ट पे अगर ये क्या है, ये एक शाफ्ट की तरह हो गया, राइट। इस शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस कितना आता है, 16T बाई पाई डी क्यूब। ओके, 16T बाई पाई डी क्यूब। तो यहाँ पे T कितना है, P डी बाई 2, P इंटू कैपिटल D बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब रह जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 8 P कैपिटल D बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट और रेदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 8P कैपिटल D बाई पाई डी क्यूब। इतना अमाउंट ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वायर डायमीटर पे। ठीक है, तो इस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, ये अगर वायर डायमीटर है हमारा, ठीक है ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट अगर इस तरीके का है तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द वायर डायमीटर। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इतने लोड की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ओके, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस। ओके, ये तो हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस, और ये जो लोड लग रहा है, लोड की वजह से और एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस रहेगा। ओके, इस लोड की वजह से और एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस रहेगा, ये लोड की वजह से, ये लोड की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्शनल मोमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस। ठीक है, लोड की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हम निकालते हैं। लोड की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ 2 ले लेते हैं। ये लोड की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4, 4P बाई पाई डी स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, तो इस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर नीचे, तो 8P बाई 2 पाई स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, 8P कैपिटल D पाई डी क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक कैपिटल D से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉल d बाई 2 कैपिटल D। ओके, ये लिख सकते हैं हम टाउ 2 को हम ये लिख सकते हैं। इतना तक क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, तो इस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से, ये अगर सर्कुलर सेक्शन है वायर का, लोड अगर ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का आएगा, शियर डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, वो यूनिफॉर्म है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टाउ 2 का, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टाउ 1 का टॉर्सनल मोमेंट का। तो टोटल शियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल शियर विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा, टोटल शियर टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस और ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू दिस। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन पे, और यहाँ पे ऑपोजिट, तो ये कुछ न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो टोटल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन शियर का कुछ इस तरीके का हो जाएगा। Okay, so this is the total shear distribution in the wire. Okay, this is the total amount of shear stress distribution in the wire. ठीक है, तो टोटल shear stress का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू 8p कैपिटल D by pi d cube small d cube multiplied with 1 plus 0.5 divided by C C equals to capital D by small d, spring index था। Okay, so this is our relationship shear stress के लिए, this is our relationship for the shear stress। ओके, यहां तक कुछ डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट है तो पूछ लो, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? नो सर, नो सर, सर उसमें नहीं सर, समझा। जो टॉप राइट वाला डायग्राम है ना, ये वाला? हाँ Okay. उसमें सर वो डायरेक्शंस नहीं समझा ओके ओके, मोमेंट का। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? स्प्रिंग इस तरीके का है, ये समझ में आ रहा हाँ है? ओके, हाँ स्प्रिंग इस तरीके का है, तो जब लोड हम लगाएंगे तो इस तरीके से लोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, इक्विवेलेंट लोडिंग क्या होगा? थ्रू आउट द सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह होगा। हाँ सर। ओके, हाँ, अब जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड, अब इस पे से हम लोग मटेरियल पे लोड पास कैसे होगा? मटेरियल पे लोड पास होने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये एलिमेंट क्या कर सकता है? ये लोड ट्रांसफर करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड सेंटर पे लग रहा है ऐसे पी की तरह, ठीक है ना, सेंटर पे ऐसे लोड लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को यहाँ से इस पॉइंट पे हमें ट्रांसफर अगर करना है, ठीक है ना, तो हम इस फोर्स को यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट फोर्स प्लस मोमेंट, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये अगर मान लो जैसे कोई एलिमेंट है ऐसा, तो यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तो इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट अगर करना है, तो फोर्स विद तो एक फोर्स और मोमेंट है। हाँ, तो हाँ सर। तो यहाँ पे फोर्स अगर P टुवर्ड्स द बोर्ड लग रहा है सेंटर पे, तो इसको शिफ्ट करके हाँ हम यहाँ ला रहे हैं, तो P तो P ही रहेगा, राइट। और इसके साथ हाँ एक इक्विवेलेंट मोमेंट रहेगा। करेक्ट। हाँ, तो इक्विवेलेंट मोमेंट किस कौन से डायरेक्शन में रहेगा? देखो P तो यहाँ पे है, तो R क्रॉस S ऐसा रहेगा ना, ये मोमेंट का डायरेक्शन होगा। हाँ बराबर। हाँ, तो ये मोमेंट का डायरेक्शन, ये देखो इस तरीके से मैंने डबल एरो दिया है, राइट। सर हाँ वही, मतलब वो डायरेक्शंस राइट साइड में। हाँ ये एरो नहीं, एरो से कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, मोमेंट कैसे तुम लोग मोमेंट कैसे देते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंट? मोमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मोमेंट दिया जाता है ना। मोमेंट का डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन मोमेंट का ये है, आर क्रॉस एफ है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ करके थंब गिव्स द डायरेक्शन ना, राइट। हाँ। तो यहाँ पे सेम चीज करो, इस पॉइंट पे हम लोगों को मोमेंट शिफ्ट करना है, तो यहाँ से आर वेक्टर फोर्स टुवर्ड्स द बोर्ड, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो दिस एफ गिव्स द डायरेक्शन, दिस इज द मोमेंट। ओके मोमेंट इस तरीके से है, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मोमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? ये हुआ ना। ओके सर। हाँ समझ, अभी समझे? ओके, तो अभी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? इस फोर्स को मैं यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड हाँ कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू उस परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस डी/2, हाँ रेट। हाँ बराबर। तो P इंटू डी/2 टॉर्क हो गया। अब देखो, अब ये टॉर्क किस तरीके का है? बेंडिंग का है कि ट्विस्टिंग का है, वो हमें समझना है। उसके लिए ऐसा समझो कि वायर का जो डायमीटर होगा, वायर का डायमीटर का जो एक्सिस होगा इस यहाँ पे, वही एक्सिस तो टॉर्क का भी है ना, या मोमेंट का भी वही एक्सिस है, राइट। हाँ सर। हाँ हाँ, तो वायर डायमीटर का एक्सिस और मोमेंट का एक्सिस अगर सेम हो रहा है, तो वो ट्विस्टिंग क्रिएट करेगा ना। हाँ तो ट्विस्टिंग क्रिएट करता है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए हमने इक्वेशन लिखा है शियर स्ट्रेस का, T/J इक्वल्स टू टाउ बाई आर। शाफ्ट की तरह हो गया ये अब, ठीक है। ओके। हाँ सर। हाँ, तो टाउ बाई आर क्या हो जाएगा? 16T/πd क्यूब आएगा, तो उसी को लिखा है हमने इक्वेशन।
उससे ये 8 पी डी बाई स्मॉल डी क्यूब, ये इक्वेशन आया है। क्लियर है? और उसी का शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ओ हाँ सर, अभी समझा। हाँ, क्लियर है अभी? हाँ हाँ, तो ये हो गया शेयर, हो गया ट्विस्टिंग की वजह से। ठीक है, अब ये लोड जो लग रहा है, लोड की वजह से डायरेक्ट शेयर भी तो होगा। तो ये लोड की वजह से डायरेक्ट शेयर ये हुआ, ठीक है ना। लोड की वजह से ये लोड इस तरीके से लग रहा है, यहाँ यहाँ ऐसे, तो ये शेयरिंग टाइप का क्लियर छोड़ा है ना। जैसे सॉम में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हो, शेयर फोर्स ये इस तरीके का हुआ ना, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक अपवर्ड, तो इसमें शेयरिंग होने की कोशिश रहेगा ना क्रॉस सेक्शन पे। हाँ सर। हाँ, तो शेयरिंग होने की कोशिश जब रहेगा क्रॉस सेक्शन पे, तो ये हो गया शेयर, डायरेक्ट शेयर, ये हो गया हमारा डायरेक्ट शेयर। तो इस डायरेक्ट शेयर की वजह से शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का रहेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये शेयर प्लस ये शेयर, टोटल शेयरिंग रहेगा ना सेक्शन पे। तो टोटल शेयरिंग ऐड कर दो अब दोनों को। तो टोटल शेयरिंग ऐड करने से देखो यहाँ पे जितना है, यहाँ पे कितना, ये दोनों ऐड होगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड कम हुआ या मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ है। टोटल शेयर स्ट्रेस का ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर। हाँ, तो ये हो गया हमारा टोटल शेयर स्ट्रेस का ये एक्सप्रेशन। अभी कुछ डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। नहीं सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किया जाएगा। ये शेयर का ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अभी देखो हमने जो शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो ये है। टोटल टाउ शेयर जो है वो क्या है, 8 पी कैपिटल डी बाई पाई स्मॉल डी क्यूब, ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई सी। ठीक है ना। इस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक करेक्शन फैक्टर से हम लोग लिख लेते हैं, लेट्स से व्हिच इज शेयर करेक्शन फैक्टर। ठीक है ना, के एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर शेयर करेक्शन फैक्टर टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग की वजह से सिर्फ इतना ही आ रहा है, राइट। ट्विस्टिंग की वजह से सिर्फ इतना ही आ रहा था, 8 पी कैपिटल डी बाई पाई डी क्यूब। ठीक है ना, उसके साथ हमने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जो कि एक्स्ट्रा डायरेक्ट शेयर की वजह से आ रहा है। ओके, तो हमारे पास टाउ जो है वो आ गया ये सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर। ठीक है, अभी देखो हमने इस एक्सप्रेशन जो डिराइव किया है इसमें कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन या इस तरीके का कोई इफेक्ट नहीं लिया है। भाई अब देखो, कॉयल जो है वो कॉयल कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। स्प्रिंग कॉयल कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। स्प्रिंग कॉयल अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे जो कर्वेचर हो रहा है तो मतलब क्या, यहाँ पे अगर वायर डायमीटर को हम देखेंगे, ऐसा वायर डायमीटर ऐसा है, राइट। वायर डायमीटर ऐसा है, तो वायर डायमीटर ऐसा रहने की वजह से यहाँ पे जो कर्वेचर हो रहा है तो इंटरनली स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, अलग होने चाहिए कंपेयर टू दिस, राइट। इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी डिफरेंट कंपेयर टू दिस। ओके, इंटरनली जबकि कर्वेचर ऐसा है, कर्वेचर ज्यादा है यहाँ पे, तो इस कर्वेचर की वजह से इंटरनली हमारे स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू दिस। जैसे कि बेल्डिंग में सोचो, अगर हम लोग जहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है वहां पे स्ट्रेस क्या होता है, अलग होता है कंपेयर टू द अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रेस अलग होगा कंपेयर टू दिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेसेस ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस। तो ये दिस कर्वेचर की वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो अकाउंट में हमने अभी तक लिया ही नहीं। तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अकाउंट में लेने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे विथ सम डिफरेंट के। ओके, विथ सम डिफरेंट के। ठीक है, दिस के इज कॉल्ड एज आवर वॉल फैक्टर, कॉल्ड एज वॉल फैक्टर। ठीक है, तो ये के क्या करेगा, सारी चीजें अकाउंट में ले लेगा। ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर भी अकाउंट में लेगा, ये डायरेक्ट शेयर का इफेक्ट भी अकाउंट में लेगा। ओके, ये सारी चीजें अकाउंट में ले लेगा। तो ओवरऑल शेयर स्ट्रेस विल बी गिवन एज दिस।
k टाइम्स ऑफ 8p कैपिटल D बाई पाई डी क्यूब। ओके, तो ये एक्सप्रेशन तभी यूज करो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह के दिया है सारी चीजें अकाउंट में लेना है, तो ये k तभी यूज करो, अदरवाइज वी विल ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, इन जनरल वी विल ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली कह के दिया है टेक ऑल द इफेक्ट्स इनटू अकाउंट लाइक शियर इफेक्ट, क्रॉस दिस कंसंट्रेशन इफेक्ट, देन ओनली वी विल यूज दिस। ठीक है, और k का एक्सप्रेशन जो है वो एम्पिरिकली डिराइव्ड है, वो ये है 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4c माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई c। सो दिस इज आवर रिलेशनशिप। ओके, वॉल फैक्टर का ये स्प्रिंग इंडेक्स के साथ ये रिलेशनशिप है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोल के देते हैं तभी लेना ये वॉल फैक्टर अकाउंट में, ये वॉल फैक्टर तभी अकाउंट में लेना अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ये सॉरी ये कॉन्सेंट्रेशन और शेयर का इफेक्ट लेना है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया जाता है तभी ये वॉल फैक्टर लेना। ठीक है, और वॉल फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करना है स्प्रिंग इंडेक्स के साथ, अदरवाइज वी विल स्टिक टू दिस डेफिनेशन। ओके, अभी देखो स्प्रिंग वायर को अगर स्ट्रेटन करेंगे तो वो इस तरीके के बार की तरह है, राइट, इस तरीके के बार की तरह है, इस तरीके का एक शाफ्ट की तरह है, राइट। इसमें सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट है, सब्जेक्टेड टू इस तरीके का ट्विस्टिंग मोमेंट है। ओके, एंड दैट ट्विस्टिंग मोमेंट, ये ट्विस्टिंग मोमेंट किस लिए आया है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके यहाँ पे हमने ऐसा एक एलिमेंट अटैच किया है, तो एक्चुअली में लोड ऐसे सेंटर पे एक्ट हो रहा था, ऐसे लोड सेंटर पे एक्ट हो रहा था, एंड दिस डिस्टेंस इज d by 2, राइट, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D by 2। ओके, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट इस p शिफ्ट करने की वजह से ये p इंटू डी बाई 2 ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस p इंटू डी बाई 2 ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से हमारा एंगुलर ट्विस्ट कितना हो जाएगा, एंगुलर ट्विस्ट शाफ्ट के इक्वेशन से TL बाई JG इतना होता है, एंगुलर ट्विस्ट इतना होता है शाफ्ट के इक्वेशन से TL बाई JG, तो वही एंगुलर ट्विस्ट का हम इक्वेशन यूज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, t क्या हो जाएगा, p इंटू डी बाई 2, और l हमने क्या बोला था, पाई इंटू डी एन, राइट, पाई इंटू डी इंटू एन, राइट। ठीक है, जी रह जाएगा, जी रह जाएगा, पाई डी पावर 4 बाई 32। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 16 p डी स्क्वेयर n बाई g स्मॉल d टू द पावर 4। ओके, ये हो गया हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट, सॉरी ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 p डी स्क्वेयर n बाई g डी पावर 4, ये हो गया हमारा ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये तो ट्विस्टिंग हो गया, इस पॉइंट का ट्विस्टिंग हो गया, ये शाफ्ट कितना ट्विस्ट होगा ये हो गया, सेंटर का, इस सेंटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये इस तरीके का ट्विस्ट अगर हुआ तो ये कुछ इस तरीके का आएगा ना। ठीक है ना, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा कितना हुआ, डेल्टा हो जाएगा क्या, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ थीटा, राइट, ये डिस्टेंस d by 2 मल्टीप्लाइड विथ थीटा इज द टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d by 2 मल्टीप्लाइड विथ थीटा, थीटा हमने निकाल लिया, अभी हम उस पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 8p d क्यूब n डिवाइडेड बाई g d पावर 4। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्प्रिंग। Okay, this is the expression for deflection of a spring. Okay, यहां तक कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, तो डेल्टा, अब देखो डेल्टा और पी के बीच में एक रिलेशनशिप मिला है हमको, तो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन डेल्टा इज रिलेटेड टू पी बाई के, राइट? Spring is linearly related to, spring deflection is linearly related to the load. Okay, so P is equals to K delta होता है. तो इस एक्सप्रेशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? K is equals to G small d power 4 divided by 8 capital D cube N. So this is our important expression. Okay, so this is our important expression. ठीक है, जी डी पावर 4 बाई 8 कैपिटल डी क्यूब एन, ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन हो गया स्प्रिंग स्टिफनेस का। ठीक है, और डिफ्लेक्शन का ये एक्सप्रेशन हो गया। फाइन, अभी हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ये गेट 2017 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम विजिबल है क्या? यस सर, कर लो, ये राइट अप कर लो, ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर गिवन है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 24 मेगापास्कल। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, लोड अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या, लोड इसमें कुछ लग रहा है, लेट्स से पी लोड लग रहा है। ठीक है, लोड को सेम रख के अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वायर डायमीटर को डबल कर रहे हैं, d2 इक्वल्स टू ट्वाइस d1 कर रहे हैं, और कॉइल डायमीटर को भी डबल कर रहे हैं, राइट? कॉइल डायमीटर को भी डबल कर रहे हैं। अभी क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना होगा? ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया है? तो अभी देखो, बेसिक टाउ का एक्सप्रेशन हमने क्या डिराइव किया था, सम कैपिटल के 8 पी कैपिटल डी बाई पाई स्मॉल डी क्यूब, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, 8 पी कैपिटल डी बाई पाई डी क्यूब, और ये क्या है, ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। अभी देखो, स्प्रिंग इंडेक्स क्या है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये स्प्रिंग इंडेक्स तो हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, C1 क्या हो जाएगा, कैपिटल D1 बाई स्मॉल d1, और C2 क्या हो जाएगा, कैपिटल D2 बाई स्मॉल d2। कैपिटल D2 क्या है, टू टाइम्स ऑफ कैपिटल D1 है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D1 है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D1 है, और ये D2 क्या है, स्मॉल d1 है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू D1 बाई। ठीक है, तो C1 और C2 सेम है, मतलब स्प्रिंग इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है हमारा। तो अगर स्प्रिंग इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है तो के भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये अगर हम वॉल फैक्टर लेते हैं तो ये के भी चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग इंडेक्स अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये वाला कांस्टेंट हो गया। तो टाउ 1 क्या हो जाएगा, सम के 8 पी कैपिटल D1। ओके, टाउ 1, और टाउ 2 क्या हो जाएगा, टाउ 2 के लिए अगेन के 8 पी, लोड सेम रख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, लोड इज सेम, कैपिटल D2 बाई पाई स्मॉल डी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, टाउ 2 बाई टाउ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, 8p कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं, पाई D2 क्यूब 8p कैपिटल D1 पाई D1 क्यूब। तो 8 8p
पी पाई पाई कैंसिल, ठीक है। So this implies d2 into d1 cube, small d1 cube in, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, d2 by d1 कितना है, d2 इक्वल्स टू ट्वाइस कैपिटल d1 है, 2 हो गया। स्मॉल d1 क्यूब, स्मॉल d2 क्या है, 2 क्यूब 8 d1 क्यूब, तो ये क्या हो जा रहा है 1/4, ठीक है 1/4। तो टाउ टू क्या हो जा रहा है, टाउ वन दिया हुआ है 24, 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 मेगापास्कल। सो दिस इज द आंसर, ओके 6 मेगापास्कल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके क्लियर है। कुछ डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। आकाश कुछ डाउट है क्या? नो सर। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ट्राई करो। तो ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, ये गेट 95 का है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, और क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है 1000, लोड दिया हुआ है 1000 न्यूटन, डिफ्लेक्शन दिया है 10 mm, डिफ्लेक्शन दिया है 10 mm, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 10 mm, ठीक है। इसी स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, कट करके दो पीस बना दे रहे हैं, और दोनों पीसेस में क्या हो जा रहा है, टर्न्स हो गए हैं N1 ये रख देते हैं, N2 हो गया 10 टर्न्स ईच, 10 टर्न्स ईच है, और प्लेस्ड इन पैरेलल अंडर द सेम लोड, प्लेस्ड इन पैरेलल अंडर द सेम लोड। तो पहले ऐसा एक स्प्रिंग था, सब्जेक्टेड टू सम लोड, सब्जेक्टेड टू सम लोड। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को कट करके पैरेलल में पुट कर रहे हैं, दो स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स को कट करके हम लोग दो स्प्रिंग बना दे रहे हैं, पैरेलल में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिफ्लेक्शन कितना है वो निकालना है, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया बताओ। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट से ऐड होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन स्प्रिंग हाँ। कांस्टेंट निकालोगे कैसे? स्प्रिंग कांस्टेंट देखो लोड दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्या इनिशियल केस के लिए? हाँ सर मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ, तो इनिशियल लोड इनटू, हाँ तो इनिशियल केस के लिए पहले स्प्रिंग स्टिफनेस तो निकालो, पी बाई डेल्टा, पी बाई डेल्टा कितना हो रहा है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्प्रिंग स्टिफनेस मिल गया। अब स्प्रिंग स्टिफनेस का बेसिक हाँ सर। इक्वेशन क्या है, जी डी पावर 4 8 कैपिटल डी क्यूब एन, ठीक है ना, ये मिल गया हमें, ये हमें पता है। तो इसमें से कैपिटल एन दिया हुआ है, बाकी वाले तो क्या है, स्प्रिंग के प्रॉपर्टीज है,
ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जा रहा है राइट। तो ये के हमें पता है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर है, तो यहाँ पे जी डी पावर 4/8 डी क्यूब, एन कितना है, ये एन हो गया। एन इधर ले जाओ तो ये क्वांटिटी का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना। जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है ये वाला, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, 8 कैपिटल डी क्यूब, एन 20 है, 2000 मिल जाएगा इसका वैल्यू राइट। इसका वैल्यू 2000 मिल जाएगा। इतना करेक्ट है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो इसका वैल्यू अब मिल गया। तो नेक्स्ट वाले केस के लिए हमें क्या है, नेक्स्ट वाले केस के लिए हम लोग अगर एक स्प्रिंग का स्टिफनेस K1 पकड़ लेते हैं, एक स्प्रिंग का स्टिफनेस अगर K1 हो जाएगा तो इसके लिए भी सेम ऐसा रिलेशनशिप है, 8 डी क्यूब N1। अब N1 कितना है, हमने एक कॉइल को हमने कितना ले लिया है, इसको तो K1 नहीं लेते हैं, KA लेते हैं, NA लेते हैं, N1 पहले ले लिया है। ठीक है, Na कितना हो जाएगा, N2 के बराबर, 10 के बराबर। ये तो क्वेश्चन में कह के दिया है ना, स्प्रिंग को काट के दो पार्ट किया गया है, ईच ऑफ 10 एक्टिव टर्न्स। तो इसमें 10 हो जाएगा ये, इसमें 10 हो जाएगा ये राइट। तो Ka का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी डी पावर 4/8 डी क्यूब, ये वाला क्वांटिटी हमने 2000 ले लिया था ऑलरेडी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 200। सिमिलरली Kb अगर इसको लेते हैं तो Kb भी 200 ही होगा, Kb भी 200 ही होगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगा, Ka प्लस Kb हो जाएगा, 400 हो जाएगा इक्विवेलेंट स्टिफनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट स्टिफनेस अभी हो जाएगा Ka प्लस Kb विच इज 400। ठीक है, विच इज 400। तो सेम लोड के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 400, so this is equals to 2.5 mm आएगा। ओके, so this is the answer। ठीक है, so this is the answer। देखो स्प्रिंग से बेसिक एकदम सिंपल प्रॉब्लम आता है, स्प्रिंग से बेसिक एकदम सिंपल प्रॉब्लम आता है। तो तीन फॉर्मूला याद रखो, एक तो शियर स्ट्रेस का याद रखो, एक स्टिफनेस का याद रखो और एक डिफ्लेक्शन का याद रखो, बस ये तीन फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं गेट के, वो ये तीन फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद रखो, एक शियर स्ट्रेस का, एक स्टिफनेस का और एक डिफ्लेक्शन का, दैट्स इट। ठीक है, हो गया हो तो हम लोग बियरिंग स्टार्ट करते हैं क्विकली। समझ में आ गया है तो बियरिंग हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। बियरिंग में भी दो ही फॉर्मूला है जो हमें सीखना है, वो दो फॉर्मूले से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, दैट्स इट। Yes, sir. ओके, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्प्रिंग के और एक दो प्रॉब्लम्स आए हैं गेट में, तुम लोग ट्राई करो, नहीं हुआ तो मुझको टेक्स्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, हम Okay. लोग बियरिंग्स देख लेते हैं जल्दी। ठीक है, तो हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स देख लेते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो रोलिंग बियरिंग्स में वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग्स में हम लोगों के लिए जनरली टू टाइप्स ऑफ बियरिंग्स ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पहले कहते हैं बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक इनर रेस ऐसा रहता है, ठीक है ना, इसमें एक इनर इस तरीके का डिस्क टाइप का रहेगा। ठीक है, इस तरीके का एक डिस्क रहेगा और बाहर और एक डिस्क रहेगा इस तरीके का। ठीक है, बाहर के साइड में और एक इस तरीके का डिस्क रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों रिंग्स के बीच में या डिस्क के बीच में ऐसे ऐसे बॉल्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे बॉल्स रहेंगे।
ठीक है। और जो शाफ्ट या कुछ भी शाफ्ट जो होगा वो इसके यहाँ पे इस वाले पार्ट में रहेगा। तो ये दिस इज द सेंटर, जो शाफ्ट है वो इसके साथ अटैच रहेगा। सो ये इनर रिंग के साथ ये शाफ्ट अटैच रहेगा लेट से। ठीक है। अभी क्या होगा, अभी शाफ्ट अगर रोटेट होगा तो ये रोलर बियरिंग्स रोटेट करता रहेगा, तो बाहर वाला ये डिस्क क्या है, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज आउटर रेस, इसको आउटर रेस कहा जाता है। ठीक है। और ये इनर वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं इनर रेस। ठीक है। तो ये इनर रेस जो क्या है, वो जनरली इनर रेस रोटेट होता है और बाहर वाला आउटर रेस फिक्स्ड रहता है। तो इनर रेस जो है वो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। और अभी देखो ये दो पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, रोलिंग की तरह रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द फिक्स्ड रेस एंड द मूविंग रेस इज ऑफ रोलिंग, रोलिंग की तरह मोशन है। तो रोलिंग मोशन अगर है तो हम लोग इसके लिए इसको क्या कहेंगे, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगर ये इन दोनों के बीच में अगर रोलिंग टाइप का मोशन है तो रोलिंग मोशन इज ऑलवेज लेस, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, राइट। तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है। अब जनरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर शाफ्ट इस तरीके से अटैच्ड है, मान लो इस तरीके के अटैच्ड है अगर शाफ्ट, तो शाफ्ट में बहुत टाइप का लोड लग सकता है। ठीक है। शाफ्ट में लोड अगर डायरेक्टली इस तरीके का लोड लग रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल लोड। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेडियल लोड। और अभी अगर लोड इस तरीके से लग रहा है इनटू द बोर्ड अगर लोड लग रहा है, इस क्रॉस मींस लोड इनटू द बोर्ड, तो ये इसको क्या कहा जाता है, एक्सियल लोड। दिस रिप्रेजेंट्स एक्सियल लोड और दिस रिप्रेजेंट्स रेडियल लोड। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड जो कि ये बियरिंग इन जनरल सस्टेन करेगा। एक तो हो गया रेडियल लोड और दूसरा हो गया एक्सियल लोड। ठीक है। तो बॉल बियरिंग इज वन टाइप ऑफ रोलिंग बियरिंग। देयर इज अनदर टाइप ऑफ बियरिंग कॉल्ड एज रोलर बियरिंग। तो इंस्टेड ऑफ बॉल्स उसमें क्या हो जाएंगे, सिलिंडर्स रहेंगे। ये स्पेरिकल बॉल, ये वाले स्पेरिकल है। रोलर बियरिंग में क्या रहेगा, स्पेरिकल बॉल्स की जगह सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे ये स्फीयर की जगह ये सिलिंडर रहेगा। दोज आर कॉल्ड एज roller bearings. These are called as deep groove ball bearings. Deep groove ball bearings. ठीक है, deep groove ball bearings. अगर spherical balls की जगह अगर cylindrical objects रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, roller bearings. ठीक है ना। तो ये दो ही टाइप के बियरिंग्स जनरली हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल उसी से आएंगे। ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लाइफ ऑफ ए बियरिंग का क्या मतलब है। ठीक है। बहुत सारे और टर्मिनोलॉजीज है, थोड़ा बुक प्रेफर कर लेना। ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहले तो समझते हैं लाइफ ऑफ ए बियरिंग क्या है। लाइफ का मतलब क्या है, देखो कोई भी बियरिंग अगर है तो उसको सर्विस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको रन किया जाएगा, राइट, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ये वो जब ये सर्विस पे रहेगा, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बियरिंग कंप्लीट कर रहा है, उसको कहा जाता है लाइफ ऑफ ए बियरिंग। ठीक है। तो लेट्स से अगर ये बियरिंग अगर है तो ये बियरिंग अगर मान लो 6 दिन हमें चलाना है, ठीक है ना, और पर छह दिन हम लोग को चलाना है एक बियरिंग को। ठीक है। और पर डे 8 आवर्स करके वो घूम रहा है। ठीक है ना, 8 आवर्स करके घूम रहा है। ठीक है। और शाफ्ट जो है रोटेट कर रहा है लेट्स से 500 आरपीएम पे। लेट्स से शाफ्ट अगर 500 आरपीएम पे घूम रहा है और दिन में 8 घंटा घूमता है, 500 आरपीएम करके दिन में 8 घंटा घूमता है और हमें 6 दिन चलाना है, तो लाइफ हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इतना लाइफ होना चाहिए बियरिंग का, तभी जाके तो हमारा सेफ्टी रहेगा ना। तो हम लोगों के पास कितना है, 500 रिवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है। एक मिनट में 500 रिवोल्यूशन, तो एक घंटे में कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 500 इंटू 60 इतना हो जाएगा एक घंटे का रिवोल्यूशन। हमें 8 घंटा चलाना है
इतना हो जाएगा, और हमें 6 दिन चलाना है, इतना हो गया। सो दिस इज द टोटल, तो दिस इज द टोटल। तो अगर बियरिंग को सर्विस पे रखना है तो मिनिमम उसको इतना घंटा, इतने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस चलने चाहिए ना। कितना आ रहा है 144, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग जब लाइफ बोलते हैं, लाइफ का मतलब होता है रिवोल्यूशंस ए बियरिंग शुड सस्टेन, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर बियरिंग को हमें यूज करना है एक ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे 500 आरपीएम हो रहा होगा, दिन में 8 घंटा चल रहा होगा और 6 दिन चलाना है, ठीक है हमें, तो हम लोगों को मिनिमम उस बियरिंग का लाइफ इतना होना चाहिए, इतने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बियरिंग को सस्टेन करना आना चाहिए विदाउट फेलियर। तो लाइफ का मतलब क्या है, बियरिंग मिनिमम कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर, विदाउट फर्स्ट साइन ऑफ क्रैक। ओके, तो लाइफ का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस a bearing can sustain without any crack, without any crack. This is what we call as a life of a bearing. Okay, so life of a bearing का क्या मतलब है, minimum number of revolutions a bearing can sustain without any crack, मतलब बिना किसी क्रैक के मिनिमम एक बियरिंग कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर सकता है, उसको कहा जाता है लाइफ ऑफ ए बियरिंग, ठीक है। अभी देखो सिंगल बियरिंग का लाइफ की बात करना वो बेकार है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे बियरिंग्स आएंगे, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी बियरिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली 2 टाइप ऑफ लाइफ हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक हो गया एवरेज लाइफ और दूसरा हो गया रेटेड लाइफ। एक हो गया एवरेज लाइफ, दूसरा हो गया रेटेड लाइफ। तो पहले देखते हैं रेटेड लाइफ क्या है। रेटेड लाइफ क्या है, तो रेटेड लाइफ को इन जनरल हम L10 या फिर L90 से भी किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। L10 या L90 से भी किसी किसी बुक में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेटेड लाइफ का क्या मतलब है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, minimum number of revolutions ,90% of the bearings, 90% of bearing from a lot, minimum number of revolutions 90% of bearings from a lot can sustain without क्रैकिंग, क्रैक या फेलियर कुछ भी, ओके, क्रैक या फेलियर, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास मान लो 10 नंबर ऑफ बियरिंग्स है, 10 बियरिंग्स है, तो उस बियरिंग 10 बियरिंग में से अगर 9 बियरिंग्स 90% मतलब 10 में से 9 बियरिंग्स अगर n नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर सकता है तो द n इज कॉल्ड एज द रेटेड लाइफ ऑफ द बियरिंग, ओके। So rated life का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 90% ऑफ द बियरिंग्स फ्रॉम ए लॉट कैन सस्टेन विदाउट एनी फेलियर। जैसे मान लो अगर हमारे पास 10 बियरिंग्स हैं, ठीक है, और 10 बियरिंग में से 9 बियरिंग्स अगर लेट्स से 10 टू द पावर 8 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, 10 में से 9 बियरिंग्स 10 टू द पावर 8 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर सकता है विदाउट फेलियर, तो दिस 10 टू द पावर 8 विल बी कॉल्ड एज द रेटेड लाइफ ऑफ द बियरिंग, ओके। ये डेफिनेशन क्लियर है क्या? हाँ सर। तो डेफिनेशन का क्या, इसका क्या मतलब है, रेटेड लाइफ का क्या मतलब है, अगर एक लॉट में से 90% ऑफ द बियरिंग्स जो मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर सकता है विदाउट एनी साइन ऑफ क्रैक, उसको हम कहेंगे रेटेड लाइफ, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेटेड लाइफ। तो नेक्स्ट वाला क्या है, देखो एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ क्या है, तो एवरेज लाइफ का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 90 की जगह 50% ऑफ बियरिंग्स, 50%, ठीक है ना, 50% ऑफ द बियरिंग्स जो सस्टेन कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 10 में से अगर 5 बियरिंग मान लो
10 में से अगर 5 बियरिंग अगर 10⁸ रिवोल्यूशन सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर, तो हम इस 10⁸ को क्या कहेंगे, एवरेज लाइफ कहेंगे। ओके, तो इन जनरल देखा जाता है जो एवरेज लाइफ है, जो एवरेज लाइफ है L50, ठीक है ना, एवरेज लाइफ को हम L50 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, L50। तो ये जो एवरेज लाइफ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स रेटेड लाइफ। ओके, एवरेज लाइफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ द रेटेड लाइफ होगा, ठीक है। मोस्टली हम लोग जब रेटेड लाइफ बोलते हैं एक्चुअल बियरिंग सर्विस पे और ज्यादा ही टाइम के लिए रहेगा, ठीक है ना, और ज्यादा ही टाइम के लिए लोड को सस्टेन कर सकता है। तो रेटेड लाइफ हमारा हो गया क्रिटिकल कंडीशन के लिए। ओके, तो इन जनरल कोई भी बियरिंग रेटेड लाइफ से ज्यादा ही नंबर ऑफ साइकिल्स सस्टेन कर सकता है। ओके, तो एवरेज लाइफ हमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एवरेज लाइफ इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द रेटेड लाइफ। कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है गेट में, ठीक है ना, फाइंड आउट द रेटेड लाइफ एंड फाइंड आउट द एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ को क्या करना है, 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट देखो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। देखो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, तो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, लेट्स से अगर कोई बियरिंग है, डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, मिनिमम लोड, मिनिमम लोड रेडियल या एक्सियल, रेडियल बियरिंग है तो रेडियल लोड, एक्सियल बियरिंग है तो एक्सियल लोड। ओके, मिनिमम लोड which 90% of the bearings, 90% of bearings can sustain for 10⁶ साइकिल्स, ठीक है ना। तो 10⁶ को हम इन जनरल इनफाइनाइट साइकिल्स बोलते हैं, 1 मिलियन साइकिल्स, ठीक है। तो मिनिमम लोड जो बियरिंग सस्टेन कर, जब ये बियरिंग सर्विस पे रहेगा उस पर कुछ रेडियल या एक्सियल लोड लग रहा होगा, फोर्स, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक लॉट में 90% ऑफ द बियरिंग्स अगर 10⁶ साइकिल्स के लिए सस्टेन कर जाए तो उसको, उस लोड को हम लोग डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। ओके, जैसे मान लो हमारे पास 10 बियरिंग है, एग्जांपल ये ले लो, 10 बियरिंग है, 10 बियरिंग में से 9 बियरिंग्स अगर मान लो 1 किलो न्यूटन लोड सस्टेन कर रहा है फॉर 10⁶ साइकिल्स बिना फेलियर के, ठीक है ना, 10⁶ साइकिल्स के लिए 1 किलो न्यूटन लोड उस पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और 10 में से 9 बियरिंग्स 10⁶ नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए 1 किलो न्यूटन लोड को सस्टेन कर जा रहा है, तो ये 1 किलो न्यूटन विल बी कॉल्ड एज द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, this 1 kilonewton will be called as the dynamic load carrying capacity. ठीक है, so this is what we call as the dynamic load carrying capacity. अब देखो लोड लाइफ रिलेशनशिप क्या है, लोड लाइफ रिलेशनशिप क्या है, देखो what do you understand by load life relationship, load life relationship, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो चीजें देखा है, लाइफ ऑफ द बियरिंग देखा है और डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है वो देखा है, ठीक है। अब इस डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी को लाइफ के साथ रिलेट करना है। जैसे मान लो हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आर्बिट्ररी लोड लगा लेंगे और बियरिंग सस्टेन कर जाएगा, ऐसा नहीं है,
तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड लगाने से वो बियरिंग कितना अमाउंट ऑफ साइकिल सस्टेन कर सकता है वो हमें निकालना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें लोड लाइफ रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। जैसे एक बियरिंग सर्विस पे है, उस पर कुछ लोड लग रहा है, लेट्स से P किलो न्यूटन, ओके। तो उस P किलो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग ये बियरिंग कितना नंबर ऑफ साइकिल सस्टेन करेगा बिफोर फेलियर, दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वो लोड लाइफ, उसको हम लोड लाइफ रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं, ओके। तो इससे लोड लाइफ रिलेशन को डिस्कस करने से पहले देखो इक्विवेलेंट लोड क्या होता है। इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई बियरिंग है, ऐसा कोई बियरिंग है, ये बियरिंग है, कुछ सर्विस में है, ठीक है। अगर ये बियरिंग सर्विस में है तो जरूरी नहीं है कि इसमें प्योरली रेडियल लोड या प्योरली एक्सियल लोड लगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ इंक्लाइंड लोड भी लग सकता है जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रेडियल और एक एक्सियल। तो लेट्स से कि साइमल्टेनियसली रेडियल लोड भी लग रहा है और कुछ एक्सियल लोड भी लग रहा है, ठीक है ना। दिस इज FA। तो कुछ रेडियल लोड भी लग रहा है, कुछ एक्सियल लोड भी लग रहा है। तो अगर इस तरीके का है सिचुएशन, ठीक है ना, तो हम लोग एक इक्विवेलेंट लोड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक इक्विवेलेंट लोड निकाल सकते हैं विच इज सिमिलर टू द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट लोड, ये इक्विवेलेंट प्योरली रेडियल या फिर प्योरली एक्सियल लोड अगर हम लगाएंगे तो लाइफ ऑफ द बियरिंग विल बी द सेम एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स कंडीशन। समझ रहे हो बात, कॉन्सेप्ट क्या है। इस कंडीशन में जिसमें रेडियल और एक्सियल दोनों लोड लग रहा है, लेट्स से इस कंडीशन में बियरिंग का लाइफ है लेट्स से 10⁶ साइकिल्स, लेट्स से, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम चेंज कर देंगे एक इक्विवेलेंट लोड P से, सच दैट लाइफ ऑफ द बियरिंग शुड बी 10⁶ साइकिल्स, इन दैट केस ये P को हम कहेंगे, देखो समझो एक्चुअली जब ये बियरिंग सर्विस पे रहेगा तो उस पे दोनों टाइप ऑफ लोड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होंगे, FR और FA, ठीक है। रेडियल और एक्सियल लोड दोनों लोड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होंगे बियरिंग पे, ठीक है। तो अंडर दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर इस बियरिंग पे कुछ एन अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ये बियरिंग सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो हम इस पूरे सिस्टम को अगर रिप्लेस करते हैं भाई ये प्योरली रेडियल लोड और प्योरली एक्सियल लोड, इन दैट केस लाइफ ऑफ द बियरिंग अगर सेम रहे तो इस लोड को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, ओके। इन दैट केस हम लोग इसको कहेंगे इक्विवेलेंट डायनामिक लोड। तो इस इक्विवेलेंट डायनामिक लोड का एक्सप्रेशन इसके साथ इस तरीके से रिलेटेड है, x VFR प्लस y इंटू FA, ठीक है। दीज आर एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इसका टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं। ये P हो गया हमारा इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, X हो गया करेक्शन फैक्टर फॉर लोडिंग, रेडियल लोडिंग, और Y हो गया करेक्शन फैक्टर फॉर एक्सियल लोडिंग, ठीक है, ठीक है। X, Y आर लोड फैक्टर्स, रेडियल एंड एक्सियल लोड फैक्टर्स, ठीक है, रेडियल एंड एक्सियल लोड फैक्टर्स। रेडियल एंड एक्सियल लोड फैक्टर्स। और V क्या है, V हमारा क्या है, रेस रोटेशन फैक्टर, ये हो गया है रेस रोटेशन फैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेस रोटेशन फैक्टर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में कुछ डाउट है क्या किसी को इक्विवेलेंट डायनामिक लोड में? ठीक है। तो ये रेस रोटेशन फैक्टर जो है, ये रेस रोटेशन फैक्टर का वैल्यू हो जाता है 1 अगर इनर रेस रोटेट कर रहा है तो, इनर रेस रोटेटिंग, ये याद रखो, ठीक है। और 1.2 इफ आउटर रेस रोटेटिंग, मतलब इनर वाला फिक्स्ड है, बाहर वाला रोटेट हो रहा है, तो आउटर रेस रोटेटिंग, ठीक है। आउटर रेस रोटेशन के लिए 1.2 है V का वैल्यू और इनर रेस रोटेशन के लिए 1 है V का वैल्यू। जनरली इनर रेस ही रोटेट करता है, ठीक है, जनरली दिस इज द केस। तो हम लोग ऐसे लेंगे,
ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, ठीक है ना, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के बराबर। अभी समझो, अगर ये लोड प्योरली रेडियल लोड हो गया है, अगर सर्विस पे ही जब हम लोग बियरिंग को सर्विस पे ही रख रहे हैं तो लोड प्योरली रेडियल है, तो प्योरली रेडियल के लिए क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू डायरेक्टली एफ आर के बराबर होगा, ठीक है। और अगर प्योरली एक्सियल लोडिंग है सर्विस पे तो पी का वैल्यू एफ ए के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो इससे हमें पी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो लोड लाइफ रिलेशनशिप क्या है, लोड लाइफ रिलेशनशिप है ये L10 रेटेड लाइफ C बाई पी पावर स्मॉल p। ओके, ये C हो गया है हमारा डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। C हो गया हमारा डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैपिटल P हो गया हमारा इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, जो हमने अभी देखा है, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, ठीक है, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड, ठीक है। और ये स्मॉल p है और L10 है, ठीक है ना, ये L10 और स्मॉल p है। L10 हमारा हो गया क्या, रेटेड लाइफ, रेटेड लाइफ। कभी कभार क्वेश्चन में एवरेज लाइफ निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। L10 हो गया रेटेड लाइफ, और स्मॉल p का वैल्यू हो गया 3 फॉर बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग अगर है तो 3 लेना है, और 10/3 फॉर रोलर बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स के लिए 10/3 लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोड लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पे रहेगा, ठीक है। ये लोड लाइफ रेटेड लाइफ जो है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पे रहेगा, यूनिट होगा रिवोल्यूशंस। इनकेस अगर लोड लाइफ हमें आवर्स में चाहिए, अगर हमें आवर्स में चाहिए तो इस तरीके का है, आवर्स में चाहिए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, L10 इक्वल्स टू 60 N L10H डिवाइडेड बाई 10⁶, ठीक है। L10H हो गया लोड इन रेटेड लाइफ इन आवर्स, और कैपिटल N हो गया रिवोल्यूशंस पर मिनट, N हो गया आरपीएम, ठीक है ना, एरो N हो गया हमारा आरपीएम, L10H हो गया हमारा लोड लाइफ इन आवर्स, तो लोड लाइफ नहीं, रेटेड लाइफ इन आवर्स, रेटेड लाइफ इन आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रिलेशनशिप आ गए हैं, तो यही 3 रिलेशनशिप से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो गेट के सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे अभी, ठीक है, एक प्रॉब्लम हम ट्राई करते हैं। ये प्रॉब्लम विजिबल आ रहा है? यस सर, विजिबल। हाँ, ट्राई करो इसको। ये गेट 2013 का है शायद क्वेश्चन। देखो, इक्विवेलेंट रेडियल लोड दिया हुआ है और डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, और क्या कहा गया है, बॉल बियरिंग है, ठीक है, बॉल बियरिंग है। तो रेटेड लाइफ निकाल लो, पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पे ही निकालना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके निकाल लो।
इक्वेशन कौन सा यूज करना है, L10 इक्वल टू C बाई P कैपिटल P पावर स्मॉल p, यही रिलेशनशिप यूज करना है। ठीक है, और स्मॉल p कितना लेना है, 3 लेना है, क्योंकि बॉल बियरिंग कहा गया है, बॉल बियरिंग कहा गया है, स्मॉल p 3 लेना है। अगर रोलर बियरिंग कहते तो 10/3 लेते। ओके, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व नहीं हुआ, सर बिलो 0.5, बिलो 0.5 इज करेक्ट। ठीक है ना, बिलो 0.5, 0.47 आ रहा है, 0.47 आ रहा है कि नहीं, 0.47 आ रहा है सर। हाँ 0.47 इज करेक्ट, तो बिलो 0.5 इज द आंसर। ओके, बिलो 0.5 इज द आंसर। ठीक है, तो मुझको और सॉल्व नहीं करना है, सिंपली इस पे एक्सप्रेशंस डालो। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 और P का वैल्यू दिया हुआ है 45 और स्मॉल p का वैल्यू 3 लेना है, सिंपली इस रिलेशनशिप से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओके सर। तो बाकी प्रॉब्लम्स ट्राई करो, ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम था। मोस्टली आवर्स के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं गेट में, कोशिश करो तो इसी रिलेशनशिप से ही सॉल्व होगा। ओके, तो कोशिश करो, इनकेस अगर कुछ डिफिकल्टी लगे तो मुझको टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मशीन डिजाइन का ऑलमोस्ट 95 to 98% सिलेबस हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, तुम लोगों को और कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को ग्रुप में टेक्स्ट कर देना, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स या कुछ चाहिए तो मैं ले लूंगा। ओके, श्योर सर, थैंक यू। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को टेक्स्ट कर देना ग्रुप में, आई विल टेक लेक्चर। ओके सर। यस सर।